हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ द सोशल कल्चरल शेपिंग ऑफ बिहेवियर अकर। मतलब क्या वो सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव, तो जब हम सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वी आर एम्फोसाइजिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस विच आर सराउंडिंग बाय द इंडिविजुअल्स एंड कैसे वो बिहेवियर इफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली वो लोग, दोज पीपल, सोशल इंस्टीट्यूशंस ना, सोशल इंस्टीट्यूशन में स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स, बैंक, हॉस्पिटल, सब कुछ आ जाता है, एंड द सोशल फोर्सेस। तो ये सब चीज़ें कैसे एक इंसान के बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं, शेप करती हैं, मॉड्यूलेट करती हैं, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो कैथरीन ए सैंडरसन ने 2010 में इस सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने बोला ये दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव डिस्क्राइबिंग द पीपल्स बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एज शेप्ड इन पार्ट बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टैक्ट विच इंक्लूड्स रेस, जेंडर एंड नेशनैलिटी, जिसमें कि इन्होंने रेस, एथनिसिटी, जेंडर, नेशनैलिटी सब कुछ डाल दिया। सो बेसिकली व्हेन वी लुक एट द सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव वी आर लुकिंग द बिहेवियर फ्रॉम योर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आपका बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, लुक एट दिस पिक्चर। इसमें आपको जब हम सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं कि किस इन्वायरमेंट कंडीशन में वो इंसान रह रहा है, उसकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है, हाई में है, मिडिल क्लास है, क्या है आप उसके एवरीडे लाइफ की दिनचर्या क्या है, उसके जीन्स, उसकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फैमिली, कल्चर, लाइफस्टाइल, हेल्थी बिहेवियर, वर्क, इकोनॉमी उसके देश की, उसके सिटी की, ये सब कुछ मैटर करती है किस सोशल कंडीशंस में वो रह रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट है सोशो इकोनॉमिक थ्योरी। ना इफ वी बिलीव इन द सोशो इकोनॉमिक थ्योरी, तो इट टेल्स कि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हैं इट हैज़ बीन लिंक्ड विद द हायर रेट्स ऑफ मेंटल फिजिकल इलनेस। ये माना गया है कि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के लोग होते हैं दे आर प्रोन टू गेट द मेंटल एंड फिजिकल इलनेसेस। क्यों? क्योंकि दे इज अ पर्सिस्टेंट कंसर्न, वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके परेशान रहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेके परेशान रहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिस पोजीशन पर उनको रहना होना चाहिए, डिजर्विंग पोजीशन पर होना चाहिए, उस पर वो नहीं है। लो वेजेस हैं, सैलरी बहुत कम है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, सेविंग्स नहीं है, इनेबिलिटी टू फूड, कुछ इतने गरीब होते हैं दे आर इनेबल टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर families, which can lead to the psychological feelings like hopelessness, helplessness and dependent. And these are the main which should I say the factors behind the anxiety and the depression, the feeling of hopelessness, helpless and dependent। क्योंकि जब हम डिप्रेसिव पेशेंट्स को देखते हैं तो ये सबसे फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं। वो यूजुअली कैसे बोलते हैं कि अब तो दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, मेरे लिए कुछ है ही नहीं। सो दीज आर द सिम्टम्स, वर्बल सिम्टम्स ऑफ द होपलेसनेस एंड द हेल्पलेसनेस। सिमिलरली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी देखा गया है, इट हैज़ बीन सीन इनटू द लो इनकम ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत मैटर करता है इन योर साइकोलॉजिकल कंडीशंस एंड द बिहेवियर जो आप डे टू डे लाइफ में शो करते हैं, एंड इट मेक्स यू प्रोन टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इफ़ यू लाई इनटू द लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ना इसका मतलब ये नहीं है कि हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वहाँ पे भी होती है, बट वहाँ पे फैक्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं। वहाँ पे लाइक डिवोर्स है, जो कि हम आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स वहाँ हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द जेंडर। ना वैसे तो जेंडर का कोई क्लियर रोल नहीं समझ में आता है इन द मेंटल इलनेसेस, बट टू अंडरस्टैंड द जेंडर डिफरेंसेस एक्चुअली होता है कि सोसाइटी प्लेसेस द डिमांड, मतलब एक जेंडर रोल जो है सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है कि मैन शुड बी लाइक दैट एंड मैन शुड डू दैट एंड वुमेन शुड बी लाइक दैट एंड वुमेन शुड डू दैट। तो ये शुड बी एंड ऑट टू में भी इंसान झूलता रहता है, झुलसता रहता है, तो जिसकी वजह से ये जेंडर डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि द ईटिंग डिसऑर्डर्स आर हायर इन द विमेन देन द मैन,
एंड मेन में क्या देखा गया है कि देयर इज़ अ मसल डिस्फोरिया। ना मसल डिस्फोरिया क्या होता है, मतलब जब टीनेज में होते हैं लड़के, आगे भी उनको हमेशा ही लगता रहता है दे शुड बी लाइक एक बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए, जिम होना चाहिए, और जो थिन से लड़के होते हैं बड़ा इन्फीरियर सा फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उनमें वो मसल बिल्डिंग नहीं होती है। उसमें उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने इनडायरेक्टली ये एक इमेज सी बना रखी है कि मैन शुड बी वेरी मैचो होने चाहिए, बॉडी बिल्डअप होना चाहिए, लाइक दैट। तो उससे जब लड़के अपने आप को कंपेयर करते हैं तो एक मसल डिस्फोरिया उनमें क्रिएट होता है। एंड देयर आर वेरियस अदर एग्जाम्पल्स जो कि आप जिसमें कि आप जेंडर डिफरेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसकी अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट इन बॉयज इज मोर देन गर्ल्स। दैट मीन्स बाय एज ऑफ 19 इज द मिनिमम एज जो कि बॉयज में OCD ज़्यादा पाई जाते हैं देन दी गर्ल्स। Now women are at greater risk for developing the anxiety disorder than men। मतलब ये हमने देखा गया है, स्टैटिस्टिक्स से देखा गया है, बहुत से रिसर्चेस भी की गई हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस विच हैज़ कम टू द कंक्लूजन दैट women are more prone to get the anxiety disorder than the men। Next is the ADHD। ADHD is the attention deficit hyperactivity disorder। ये जो है दैट इज़ वेरी मच कॉमन इन द मेल्स दैन द फीमेल्स। अब ऐसा नहीं कि फीमेल्स को अटेंशन डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, उनको भी होते हैं, बट मेल्स आर मोर प्रोन टू द फीमेल्स। नाउ बॉयज आर मोर लाइकली टू डायग्नोज विद द ASD। ASD इज योर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नाउ फ्रेंड्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। Another is the depression। Depression occurs with a greater frequency in women than men। Women में depression के cases ज़्यादा देखे गए in comparison to men। Women are more likely to develop PTSD, that is a post-traumatic stress disorder, in compared to the men। Rate of seasonal affective disorder, जिसको कि हम SAD भी बोलते हैं, उसका जो है 4 times greater है in women than men। मतलब अगर one man को SAD होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो 4 वुमेन को कंपैरिजन में होता है। Now these were some examples of the gender differences in the psychological problems। and ये होता क्यों है? Why does it occur? It occurs because the way they express their emotions, how men express and react to the social conditions या पर्सनल कंडीशन या सर्कमस्टांसिस को। तो पहली चीज़ आ जाती है विलिंगनेस टू द टॉक। मैं देखा गया वुमेन थोड़ी ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट कर लेती हैं, तो उस इन कंपैरिजन टू मैन, तो जिसकी वजह से सिम्टम्स भी डिफ़र करते हैं इन मैन एंड सिम्टम विद द सेम डिजीज़। मतलब डिप्रेशन में है कोई, तो मैन विद डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर दे विल हाइड द इमोशंस। वो इमोशंस को हाइड करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा रोल मॉडल तैयार कर रखा है कि मैन डोंट क्राई, मैन शुड नॉट क्राई, ऐसे। तो एंड दे शुड हाइड देयर इमोशंस। तो इनके मोस्ट ऑफ द मैन के बैक में यही रहता है, बैक ऑफ माइंड में, कि दे शुड नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग, दे शुड हाइड, दे शुड शो द मैचो पर्सनैलिटी, रादर दे अपीयर टू बी एंग्री और एग्रेसिव। मतलब एंग्री और एग्रेसिव रहेंगे तो हाँ, उनको लगता है सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी कि मैन शुड बी लाइक दिस। एंड उनमें भी ये एक अंदर से ही आता है कि हाँ, एंग्री रहेंगे तो ठीक है, बट दे शुड नॉट क्राई, दे शुड नॉट शो देयर सॉफ्ट कॉर्नर। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द विमेन, दे एक्सप्रेस देयर सैडनेस। तो वेंटिलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एंड व्हेन इट कम्स टू द डिप्रेशन, तो वुमेन जो है सैड अपीयर होती हैं ज़्यादातर, रादर देन कि वो एंग्री या एग्रेसिव हो इन कंपैरिजन टू मैन। एंड मोर मैन टर्न टू द ड्रग्स एंड अल्कोहल टू ट्राई टू कोप विद द इमोशनल इश्यूज। अगर वुमेन के कंपैरिजन में देखा जाए तो मैन जो है ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जब वो इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि विमेन होती ही नहीं है, होती हैं, बट इन कंपैरिजन टू मैन दे आर लेस। नाउ हाउ वुमेन एक्सप्रेस एंड रिएक्ट। नाउ विमेन के एक्सप्रेशन में भी डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज ये जो हार्मोनल लोचा है वो विमेन में ज़्यादा होता है, बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ
हार्मोनल टर्मोइल, लाइक जो एवरी मंथ की इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आप सीजनल जो हम अफेक्टिव डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे अभी लास्टली, उस वो होता है ना। दिस हार्मोन चेंज जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो जो प्री नेटल डिप्रेशन होता है, कुछ लोग उससे जूझते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है। प्री मेनोपॉज रिलेटेड डिप्रेशन भी होता है, मतलब जब पीरियड्स रुकने वाले होते हैं, मेनोपॉज हो रहा होता है, मतलब मिडिल एज में जब विमेन होती हैं तब भी इतना हार्मोनल टर्मोइल होता है, जिसकी वजह से उनको इफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। बट देयर आर सम मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक सिजोफ्रेनिया एंड बायपोलर डिसऑर्डर. Certain symptoms may be common in both women and men. And of course illness can be affected by any sex of the individual. जो सीजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये दोनों ही सेक्स में देखे गए हैं एंड कुछ सिम्टम्स कॉमन भी होते हैं, बट कुछ सिम्टम्स जो है डिफर भी करते हैं. नेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट थ्योरी. नाउ एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन शेपिंग आवर बिहेवियर. कैसे कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनके साथ लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स होते हैं, बचपन में अबैंडनमेंट हो जाता है, मतलब पेरेंट्स ने छोड़ दिया, या इलेस्टिमेट चाइल्ड था तो मदर ने छोड़ दिया, ऑर्फनेज में छोड़ दिया, या फॉस्टर होम में छोड़ दिया, चाइल्डहुड में कोई अब्यूज़ हुआ है, रेप, या फिर कुछ भी और या तो फिर कोई अनस्टेबल रिलेशनशिप रहे हैं, हॉस्टिलिटी रही है, लाइक वायलेंस उसने बहुत देखा है अपनी फैमिली में, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ है, कोई चाइल्डहुड में एडवर्सिटी हुई है, लाइक स्कूल में बहुत फेलियर्स हैं, या स्कूल मतलब जो बहुत यंग एज में ही ड्रग्स की चपेट में आ गया, कुछ भी ऐसे मतलब बहुत इवेंटफुल जो कि उसकी लाइफ में एकदम उसने टर्मोइल ला दिया, उठा पटक कर दी उसकी पूरी लाइफ. तो ऐसे जो सिचुएशंस आते हैं तो ये जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों में बहुत देखा गया है. नेक्स्ट इज दी पीपल हु डू सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल यूज़ एंड ड्रग यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बहुत सारी विमेन हैं जो कि प्रेगनेंसी में ये सब करती हैं, तो उनके बच्चों में जो रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं किसके, ADHD के, जो कि मैंने अभी बताया था, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. डिवोर्स, डेथ ऑफ अ स्पाउस कैन लीड टू एंजाइटी डिसऑर्डर. ये मैन विमेन दोनों में हो सकता है. अदर थिंग है ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड एक्सट्रीम स्ट्रेसर्स आर द प्रेडिक्टिव ऑफ डिप्रेशन. किसी भी टाइप का स्ट्रेस, अब ये स्ट्रेस फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, डिजीज, ट्रॉमा, कैंसर, HIV, एड्स, कुछ भी हो गया है, कुछ भी इंडिविजुअलिस्टिक जो उसको डील नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता, तो ये डिप्रेशन में जा सकता है. अनदर एस्पेक्ट्स हैं मेल न्यूट्रिशन बिफोर बर्थ. अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, या शी हैज़ बीन एक्सपोज टू सम वायरसेस जैसे मम्स है, मीजल्स है, रुबेला है, प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं है, एंड उन वायरसेस से वो संक्रमित हो गई है, तो बच्चे को उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बोथ फिजिकली ऑल्सो एंड साइकोलॉजिकल एज वेल, जिसमें कि इट कैन बिकम द पोटेंशियल कॉजेस ऑफ द सीजोफ्रेनिया. और अगर उन वायरसेस के एक्सपोजर से कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो जाता है, लाइक कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, तो अल्टीमेटली उसकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी बच्चे की. उसको जो नॉर्मली जिस तरीके से जीना चाहिए वो नहीं जी पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो इट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द पुअर साइकोलॉजी. मतलब उसके लिए स्ट्रेस आते जाएंगे लाइफ में, जिससे कि अगर वो कोप अप नहीं कर पाएगा तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ अग्रसर हो सकता है. नेक्स्ट इज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन. नाउ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज द unfair behavior toward a member of a group which is not supposed to be a merit or reciprocity but on belonging to the social categories. आपने अगर पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनको फर्स्ट क्लास में बोर्ड करने से मना कर दिया था, क्या कह के कि यू आर अ ब्लैक. तो उस टाइम पे ब्लैक पीपल वर फेसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास इन द ट्रेन, बट वाइट पीपल वर allowed. So this is an example of unfair behavior.
तो इस तरह के नेगेटिव बिहेवियर भी बहुत स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। एक सिंगल इस इवेंट ने महात्मा गांधी जी की पूरी लाइफ की फ़िलॉसफी चेंज कर दी थी कि वो अपनी एडवोकेसी सब छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए थे एंड उन्होंने अपना एक मेन गोल बना लिया था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ना है। तो इस तरह की इनइक्वालिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी कहीं कहीं जगह जगहों पे एग्जिस्ट करती है एंड विच बिकम्स एज अ स्ट्रेस फैक्टर फॉर मैनी इंडिविजुअल्स एंड जिसकी वजह से लोग बहुत अनप्रडिक्टेबल डिसीजंस ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे हाथ के बस की बात नहीं है एंड बहुत वल्नरेबल फील करते हैं एंड उन जिसकी वजह से कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे कि एंटी रिजर्वेशन कैंपेन में 1990s में गोस्वामी एक स्टूडेंट थे, उन्होंने जो है आत्मदाह कर लिया था बिकॉज उनको लगा कि दे आर बीइंग सोशली डिस्क्रिमिनेटेड। सो सच नेगेटिव इम्पैक्ट कैन अकर बिकॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये आपकी इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकता है एंड इट कैसे कर सकता है बिकॉज इट कैन इफेक्ट द रिलीज ऑफ द हार्मोन विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस। ये तो आज बहुत ज़्यादा वैलिडेटेड है कि जो स्ट्रेस हम डे टू डे लाइफ में रोज़ की मर्रा ज़िंदगी में जिससे जूझ रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे ना कि सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स एंड ब्रेन ट्रॉमास एंड व्हाट नॉट वी आर फेसिंग। तो ये जो है हार्मोन्स ऊपर नीचे करता रहता है, स्ट्रेस हमारी ये जो है हमारे मेंटल वेलबींग को डिस्टर्ब करता है एंड द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन दे बोथ अलोंग can worsen someone's mental health problem. Another problem is like social isolation, poor housing condition, unemployment, poverty. They all are linked up to the mental ill health. So stigma and discrimination can trap the people in the cycle of the illness. So friend, this was about the how various social factors plays an important role in shaping the behavior. I hope आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत फुल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।